एक आदमी गुफा में किसी संभावित अज्ञात प्राणी पर खोज कर रहा है। एक नोटबुक में उसने कुछ नोट्स भी लिखे हैं और एक मिनी कंप्यूटर पर एक अजीब सा प्राणी दिखाई दे रहा है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह एक बंदूक उठाने का फैसला करता है। पास में ही कुछ अंडे फुट रहे थे। बाद में स्थानीय शहर में पेट्रोल पहुंचाने का काम करने वाला एक आदमी स्थानीय रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा होता है और वह उस वेट्रेस से बात करता है जो उसे जानती है। इसके बाद वह महिला को अलविदा कहता है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने ट्रक में वापस चला जाता है और कुछ ही देर बाद वहां से निकल जाता है। रास्ते में गाड़ी चलाते समय एक रहस्यमय मॉन्स्टर अचानक उसके सामने से गुजर जाता है, जिससे वह ट्रक से बैलेंस खो देता है। अगले दिन हम शहर में रहने वाले चार्ली नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो स्थानीय पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जो अपने लिए पेट्रोल लाने वाले व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं आता है। इसके बाद चार्ली अपनी पोती नोडन के पास जाता है जो कुछ खोज कर रही है और हमें पता चलता है कि वह हाल ही में अपने दादा की देखभाल के लिए आई है। वह आदमी उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, लेकिन नोडन कहती है कि वह जल्द ही आराम करेगी। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी एक शानदार कार में पेट्रोल भरवाने आता है। चार्ली ने जल्दी से उस आदमी को बताता है कि स्टेशन पर पेट्रोल खत्म हो गया है और ट्रक को 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। वह आदमी अपना नाम हैंक बताता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उसने रास्ते में एक दुर्घटना देखी है और वह दुर्घटना शायद पेट्रोल ट्रक की थी। चार्ली शेरिफ को बुलाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। हैंक कहता है कि ट्रक सड़क को रोक रहा है और पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है, जिस पर नोडन दूसरी सड़क रूट 15 बताती है। तब वह आदमी कहता है कि कार बहुत ज्यादा पेट्रोल लेती है और समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगी। खैर, फिर हम शेरिफ एनी से मिलते हैं जो अपने सोफे पर लेटी हुई कुछ बुरे सपने देख रही है। तभी उसे अपने हेल्पर का फोन आता है। एनी बताती है कि वह जल्द ही उस जगह पहुंचेगी और हमें पता चला कि उसे शराब की कुछ समस्या है। उसका हेल्पर लुइस उसे आराम करने के लिए कहता है और वह इस मामले को संभाल लेगा। जब वह पहुंची तो देखा कि ट्रक ने सड़क को पूरी तरह से रोक दिया है और उसने जांच शुरू कर दी। वह वाहन के पास पहुंचती है और पाती है कि अंदर कोई लाश नहीं है। जैसे ही वह मृत व्यक्ति के कुत्तों की तस्वीर देखती है, उसका हेल्पर लुइस उसे पीछे से चौंका देता है। ट्रक की एक ग्रिल पर उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा फंसा हुआ लगता है और जल्द ही वे उसे ढूंढ लेते हैं और एनी उसे उठा लेती है जो किसी चीज का पंजा लगता है और लुइस पूछता है कि यह क्या हो सकता है। लुइस ने देखा कि कोई उन्हें देख रहा है और शेरिफ से पूछता है कि इस बार वह आदमी क्या चाहता है। फिलहाल उस आदमी का नाम नहीं बताया गया है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। एनी नोडन से मिलने का फैसला करती है और उससे जो भी मामला है उसकी जांच करने को कहती है और उसे इस बारे में पूरी तरह से गोपनीय रहने को कहती है। नोडन ने जल्द ही अपनी जांच शुरू की और पूछा कि एनी को वह कहां से मिला और उसने जवाब दिया कि वह ट्रक की ग्रिल पर था और हो सकता है कि उसी से उसे टक्कर लगी हो। नोडन कहती है कि उसे यह पता लगाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए कि आखिर यह क्या है और पूछती है कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ, तो एनी जवाब देती है कि वे उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। अपनी कार में एनी को फिर से अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं और चार्ली जल्द ही वहां पहुंचता है और अपनी पोती से उसके आने का कारण पूछता है और वह पूछता है कि बिजली कब वापस आएगी। वह जवाब देती है कि वह इसका ध्यान रख रही है। लुइस उसे फिर से फोन करता है और उसे बताता है कि एक भेड़िए ने किसान रॉब हॉर्न के कुछ मवेशियों को खा लिया है और वह उससे बात करना चाहता है। वह चार्ली को अलविदा कहती है और उस आदमी से मिलने चली जाती है। फिर दृश्य में वही आदमी दिखाई देता है जो पुलिस को दूर से देख रहा था और हमें पता चलता है कि वह वही आदमी है जो शुरू से ही गुफा में था। उसके पास ट्रक ड्राइवर का शव है और वह उस आदमी के शरीर को काट रहा है और उसके पेट के अंदर हमें कई परजीवी दिखाई देते हैं। रॉब के खेत में वह उस गाय को दिखाता है जिस पर एक कथित भेड़िए ने हमला किया था और वह कहती है कि यदि वह सच में भेड़िया था तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। इससे वह आदमी नाराज हो जाता है और वह बछड़ों सहित प्रति जानवर $2000 की मांग करता है। एनी जवाब देती है कि वह गलत व्यक्ति से नाराज है। फिर रॉब अपने एक आदमी को गाय के पानी कुंड ठीक करने के लिए भेजता है और वह आदमी जल्दी से चला जाता है। जब वे अकेले होते हैं तो रॉब टिप्पणी करता है कि वे एनी के साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं और कहता है कि वह अगले हफ्ते होने वाली नगर सभा तक उसका साथ दे रहा है और उससे कहता है कि वह एक असली शेरिफ की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, वरना वह उसका बचाव नहीं करेगा। सड़क पर 2 महिलाएं बड़े शहर जा रही हैं। उनके नाम एली और कार्ला हैं। एली अपनी दोस्त से नाखुश है क्योंकि वह पहले ही 200 मीटर से ज्यादा गाड़ी चला चुकी है और वे अभी भी अपने लोकेशन तक नहीं पहुंचे हैं। और कार्ला कहती है कि कैलिफोर्निया जाने का यह रास्ता सबसे तेज है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे अपनी गाड़ी में कुछ समस्या आ रही है, इसलिए कार्ला एली से कहती है कि वह उस आदमी की मदद करने के लिए रुक जाए। कार्ला कार से उतरती है
और उस आदमी के पास जाती है। फिर पूछती है कि क्या उसके इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, और वह मजाक में कहता है कि वह भी इसी नतीजे पर पहुंचा है, और पूछता है कि क्या वह मैकेनिक है। औरतें उस आदमी को राइड देने का फैसला करती हैं और हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है कि प्यूब्लो शहर 40 मील दूर है। केबिन में एली अपनी दोस्त कार्ला के साथ मजाक करती है और कहती है कि वह उस खूबसूरत आदमी के साथ भाग्यशाली रही। जब वह प्यूब्लो से दूर जाते हैं, हमें सड़क के किनारे एक और मृत गाय का शव दिखाई देता है। इस बीच रॉब के लिए काम करने वाला आदमी नाले की मरम्मत करने डिपो पर आता है। वह जल्दी से उस जगह में प्रवेश करता है और दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे वह अचंभित हो जाता है। वह पानी के पंप से छेड़छाड़ करने लगता है और हम देखते हैं कि कोई उसे देख रहा है। वह अपनी एक चाबी मशीन में गिरा देता है और उसे निकालने का प्रयास करते समय अचानक किसी चीज से घसीट लिया जाता है और हम सिर्फ उसकी चीखें और खून बहता हुआ सुन सकते हैं। पेट्रोल पंप पर वापस आकर हैंक दादा से पूछता है कि क्या पेट्रोल जल्द ही आ रहा है, और उन पर जल्दी करने का दबाव डालता है और कहता है कि उस ब्रीफ केस को जल्द से जल्द बड़े शहर पहुंचाना होगा। जल्द ही उनकी बातचीत बाधित हो जाती है क्योंकि पहले वाली वही तिकड़ी स्टेशन पर पहुंच जाती है और दादा उनका स्वागत करने जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ईंधन की जरूरत नहीं होगी। एली पूछती है कि इसका क्या मतलब है और हैंक जवाब देता है कि वे वहां फंस गए हैं और दादा उन्हें सोने के लिए जगह देते हैं। स्थानीय रेस्टोरेंट में 2 आदमी टिप्पणी करते हैं कि रॉब ने एक और गाय खो दी है और उसकी मौजूदगी में ही शेरिफ के बारे में बुरी तरह से बात करने लगते हैं। एनी सब कुछ सुन लेती है जब वे लोग उसे बेकार शराबी कहते हैं और वेट्रेस उसे इस पर ध्यान न देने के लिए कहती है क्योंकि शहर में हर कोई उसकी शेरिफ बनने की क्षमता को जानता है। रेस्टोरेंट के रेडियो पर रॉब फिर से शेरिफ को ढूंढ रहा है और बता रहा है कि उसकी एक और गाय गायब हो गई है और लुइस कहता है कि वह उस मिशन को संभालेगा। रात में सभी लोग दादा के घर पर रुकते हैं और एनी नोडेन से बात करने जाती है और दादा के मेहमानों से मिलती है। हैंक पूछता है कि वे सड़क कब साफ करेंगे और वह जवाब देती है कि शायद कल। एली कहती है कि नोडेन ग्रीन हाउस में है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है और रास्ते में दादा एनी से किसी चीज को दूसरी मेज पर रखने में मदद मांगते हैं। ग्रीन हाउस में नोडेन एनी को अंदर आने के लिए कहते हैं और शेरिफ को एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। नोडेन कहते हैं कि यह एक नया जीवन रूप है और एनी पूछती है कि उसका क्या मतलब है, जिस पर नोडेन जवाब देते हैं कि यह उनके गृह से नहीं है। रेस्टोरेंट में वेट्रेस कचरा बाहर ले जा रही होती है, तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि ये वही पहले वाले आदमी हैं और वह जांच करने का फैसला करती है। वह उन आदमियों की कार के पास जाती है और वहां कई खून के धब्बे देखती है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे एक शव पेड़ से लटका हुआ और दूसरा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। सदमे में महिला पीछे हट जाती है और गिर जाती है। वह जल्दी से उठती है और अंदर भागती है। जब वह दरवाजे बंद करती है तो उसे और आवाजें सुनाई देती हैं और वह बंदूक के साथ टॉर्च भी उठा लेती है। वह रेस्टोरेंट के दूसरे कमरे में छिपने का फैसला करती है। महिला डर जाती है क्योंकि वह मॉन्स्टर उस जगह पर इधर उधर घूमने लगता है। वह अपने विशाल पंजों से दरवाजे को तोड़ता है और महिला पर वार करता है। वह किसी तरह बच निकलती है और रेंगकर एक छोटी सी खिड़की तक पहुंचती है, जबकि वह मॉन्स्टर सामने के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। महिला बंदूक से शीशा तोड़ देती है और खुद को उसके टुकड़ों से घायल कर लेती है। वह इतनी डरी हुई है कि कांच के टुकड़ों के बावजूद वह खुद को खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करती है और अंततः उसका एक पैर कांच के टुकड़ों में फंस जाता है। दुर्भाग्य से वह मॉन्स्टर जल्द ही उसे वापस अंदर खींच लेता है। फिर दादा उसी आदमी से मिलते हैं जो शुरू में था और हमें पता चलता है कि उसका नाम केल है। वह दादा को बताता है कि उसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में और जानकारी मिली है। वे उसकी स्थानीय भाषा में बात करते हैं और दादा केल को कुछ देते हैं और अपनी कार में चला जाता है। ग्रीन हाउस में एनी और नोडेन अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह क्या है और नोडेन एनी से उसे एक विशेष प्रयोगशाला में ले जाने के लिए कहते हैं। इस बीच एली की दोस्त उस अजनबी के साथ मस्ती कर रही है। वह कचरा बाहर निकालने का फैसला करती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह पलटती है लेकिन कुछ नहीं देखती। तभी अचानक दादा बंदूक लेकर बाहर आते हैं और उस महिला को लगभग डरा कर मार डालते हैं। वह पूछते हैं कि वह वहां अकेली क्या कर रही है और कहते हैं कि उन्हें लगा कि वह कोई कोयोट है जो कचरे में खोजबीन कर रहा है और उसे अंदर आने को कहता है। एली मान जाती है और उस आदमी को शुभ रात्रि कहती है। जब एली की दोस्त मस्ती कर रही होती है और वह वापस अंदर जा रही होती है, तभी वह उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है जो अपने पंजों से उसके शरीर को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। उसे जल्द ही बेरहमी से मार दिया जाता है। जब दोनों रसोई में बात कर रहे होते हैं तो एली की दोस्त का शरीर चूल्हे पर फेंक दिया जाता है और जल्द ही उसमें आग लग जाती है।
सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। शेरिफ जल्दी से उसकी बंदूक और गोलियों की ओर जाता है। सभी लोग कोने में खड़े होते हैं और वह मॉन्स्टर छत पर चलने लगता है, जबकि एनी अपनी बंदूक तानती है। आग तेजी से फैलती है और जल्द ही एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन सभी लोग ठीक हैं। हैंक खिड़की से उस मॉन्स्टर को देखता है और एनी से गोली चलाने को कहता है। एनी दरवाजा खोलती है और बाहर उस विचित्र मॉन्स्टर को देख लेती है। वह सोचती है कि यह क्या है। दादा जल्द ही आ जाते हैं और सबको वहां से निकल जाने को कहते हैं। वह खिड़की से कुछ गोलियां चलाते हैं, लेकिन जल्द ही उस मॉन्स्टर द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। नोडेन अपने दादा को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कोई विकल्प न होने पर एनी उसे बेहोश कर देती है और वे घर से निकलकर कार की ओर जाते हैं। लेकिन एनी गश्ती गाड़ी से अपनी बंदूक ले लेती है और उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए पीछे ही रहने का फैसला करती है। जब वह घर के बाहर होती है तो एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसे दूर फेंक देता है और पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। एनी डरी हुई और बिना बंदूक के एक फ्लेयर गन पकड़ लेती है और अचानक एक कार आ जाती है। वह उस पर फ्लेयर से गोली चलाती है और पता चलता है कि वह कार्ला और कार में बैठे दूसरे आदमी हैं। वे नोडेन को कार में बिठाते हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, और जब मॉन्स्टर उन पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो वे भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि वह मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ता रहता है। फिर ग्रुप उस मॉन्स्टर से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी कार का पेट्रोल जल्द ही खत्म हो जाता है और वह बीच रास्ते में ही रुक जाती है। हैंक शिकायत करता है कि वे मुसीबत में हैं। कार्ला घबराने लगती है, कहती है कि वे मरने वाले हैं, और एनी सभी को शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें पैदल चलना चाहिए। वह केल के पास जाने का इरादा रखती है। इस बीच लुइस रॉब को शांत करने की कोशिश कर रहा है, जिसने और भी गायें खो दी हैं, और रॉब लुइस से शेरिफ के पद के लिए आवेदन करने को कहता है। वह इस अवसर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह एनी के आधे भी नहीं है। उसी समय वे देखते हैं कि घोड़े बेचैन हैं और लुइस जांच करने का फैसला करता है और बाकियों से वहीं रुकने को कहता है। अस्तबल में वह खोजना शुरू करता है और जल्द ही देखता है कि एक दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। वह पास जाने का फैसला करता है, दरवाजा खोलता है, जिससे आवाज बंद हो जाती है और एक जगह रोशन हो जाती है, लेकिन पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वह और गहराई में जाता है, उस मॉन्स्टर द्वारा उसकी पीठ पर प्रहार किया जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। समूह वापस केल के शोध केंद्र के पास पहुंचते हैं और कार्ला ट्रक चालक के शरीर के अवशेषों को देखकर चौंक जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे नोडेन को जगाते हैं और वह जल्दी से अपने दादा के बारे में पूछती है, और एनी बिना किसी लाख लपेट के कहती है कि वह मर चुके हैं। नोडेन पूछती है कि क्या केल वहां है, और एनी कहती है कि वह गुफा के अंदर हो सकता है। वह और समूह केल की तलाश में गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर उन्हें एक भूमिगत कक्ष मिलता है और एनी नोडेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और बाकी लोगों को इंतजार करने के लिए कहती है। दोनों को जल्द ही केल की खोज सामग्री और एक छोटा कंप्यूटर मिल जाता है, जिसमें उस मॉन्स्टर की तस्वीर है। ऊपर से अधीर आदमी भी नीचे आने का फैसला करता है। नीचे दोनों केल के इस सिद्धांत पर बात करते हैं कि 900 साल पहले वहां एक आदिवासी जनजाति रहती थी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। नोडेन उल्लेख करती है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सूखे के कारण हुआ था, लेकिन केल का एक और सिद्धांत था जो सही साबित हुआ। ऊपर से एक महिला की चीख से बाधित होती है और जब वह आदमी चढ़ने की कोशिश करता है तो केल नीचे आता है और उस पर एक हथियार से हमला करता है तथा सभी को चुप रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर वे सहयोग करेंगे तो वह उन्हें जाने देगा। एनी कहती है कि हर किसी का यह सोचना सही है कि वह बस एक पागल आदमी है। नोडेन कहती है कि उसके दादा की मृत्यु हो गई और केल जवाब देता है कि उसके दादा बहुत कुछ जानना चाहते थे। नोडेन पूछती है कि यह किस तरह का सच है और केल समझाता है कि यह उन मॉन्स्टर्स से संबंधित है जिन्होंने उस भूमि के मूल निवासियों को खत्म कर दिया। फिर वह दीवारों पर लगे प्रतीकों को दिखाने का फैसला करता है और उस मॉन्स्टर की कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि यह आकाश से आया, इसकी पूजा होने लगी और फिर यह स्थानीय आबादी के खिलाफ हो गया। वह बताता है कि वह हमेशा से सही रहा है, लेकिन नोडेन और एनी कहते हैं कि यह वास्तव में एक प्रकार का जांच उपकरण है जिसे पृथ्वी से सभी प्रकार के डीएनए एकत्र करने के लिए भेजा गया है। केल बताता है कि जिसने भी ये प्रतीक बनाए थे उसने उस मॉन्स्टर के खिलाफ एक जहर भी विकसित किया था, जिसने उन जमीनों की अगले 90 वर्षों तक रक्षा की, और नोडेन से अपने दादा का काम जारी रखने के लिए कहती है। एनी कहती है कि वह उसका पक्ष समझती है, लेकिन उसे उसके सहयोग की जरूरत है और वह नोडेन से उसकी कार की चाबियां मांगती है। केल मना कर देता है, लेकिन जिस आदमी को बेहोश किया गया था वह उसे निचले हिस्सों पर मारता है और वे उसे निहत्था करके
एक स्तंभ से बांधने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच एनी केल की कार की चाबियां ढूंढती है, लेकिन उसे उल्टी होने लगती है। गुफा के अंदर नोडेन केल की चीजों का विश्लेषण करने लगती है और अपने दादा के सामान को देखकर बीमार महसूस करती है। एनी, जो पहले से ही केल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उससे कार की चाबियां सौंपने के लिए कहती है और वह सहयोग करने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि वह सब कुछ उन पत्थरों के पीछे रखता है। फिर वह कार्ला से उसे लाने के लिए कहती है, तो वह जाती है और जब वह आदमी उस जगह पर रोशनी करता है तो हम देखते हैं कि चाबियां वहां हैं, लेकिन वहां एक सांप भी है जो उसे जल्दी से काट लेता है और महिला को असहनीय दर्द होता है। वह आदमी क्रोधित होकर केल पर हमला करने के लिए दौड़ता है और उसे मारने के लिए जल्दी से हथियार पकड़ लेता है, लेकिन शेरिफ हस्तक्षेप करती है और उसे गोली चलाने से रोक देती है। केल जोर देकर कहता है कि वह ही एकमात्र व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। वह आदमी हथियार नीचे कर देता है और केल चेतावनी देता है कि समय कम होता जा रहा है और अगर वे उसे जाने नहीं देंगे तो महिला मर जाएगी। इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं और वह वापस गुफा की ओर भागता है। केल सीरम ले लेता है और जल्दी से महिला की मदद के लिए वापस आता है और दवा लगाते समय सबका ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और एनी को भी इंजेक्शन लगा देता है तथा उनके हथियार चुरा लेता है। नोडन बाहर जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। केल उसे अपने दादा का काम पूरा करने के लिए कहता है और वह उस मॉन्स्टर के लिए जड़ तैयार करना शुरू कर देती है। वह हैंक से मदद मांगती है, जो मजाक में कहता है कि एलियन को मारने के लिए जहर बनाना भारतीयों के लिए आसान होना चाहिए। तीनों महिला को वहां से निकालने के लिए केल से मदद मांगते हैं और केल ने जल्दी ही महिला को जीवित रहने के लिए बाकी सीरम उसे दे देता है ताकि वह जिंदा रह सके और खुद को भारी हथियार से लैस कर ले। हैंक कार की चाबियां पकड़ लेता है और कहता है कि वह जहां तक हो सके गाड़ी चलाएगा, लेकिन केल जल्दी से उसे पीछे से गोली मार देता है और कहता है कि कोई उसकी कार नहीं चुराएगा। उसी समय उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और एक पत्थर उनकी ओर लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। सभी गुफा की ओर दौड़ते हैं जबकि मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आता है तथा केल उसे पकड़ने की कोशिश में बाहर ही रुक जाता है। नोडेन भी बाहर ही रुक जाती है और केल मॉन्स्टर पर गोली चलाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वह और भी आक्रामक हो जाता है। वह दौड़ता है और नोडेन को अपने पीछे आने को कहता है और जैसे ही दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं, केल आगे चलता है और नोडेन एक गड्ढे में गिर जाती है। वह अनजान आदमी उन्हें सभी को कार तक ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह जल्द ही उनके पीछे आएगा। वह आदमी गुफा से भागता है और जैसे ही वह लाइट जलाता है, वह उस मॉन्स्टर से टकरा जाता है। वह सभी को वहां से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है और वे सभी बाहर भागते हैं। तभी वह अनजान आदमी एक खंभे को खींचता है जिससे गुफा उस मॉन्स्टर पर गिर जाती है। गुफा के अंदर वह आदमी बच जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ठीक सामने होता है और उसे हिंसक तरीके से मार डालता है। नोडन, जो गिरने से बेहोश थी, आखिरकार वह जागती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वह एक रोशनी को उगते हुए देखती है और वह मॉन्स्टर अचानक प्रकट होता है और उस पर झपट पड़ता है। बाहर रहते हुए एनी बाकी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जल्द ही कार स्टार्ट हो जाती है और वे जाने लगते हैं। नोडन गुफा में फंस जाती है और मॉन्स्टर धीरे धीरे पास आता है। वह स्थिर रहती है और वह मॉन्स्टर बस चला जाता है। एनी और बाकी लोग जल्द ही रॉब हॉर्न के खेत में पहुंचते हैं और कहते हैं कि उसके पास ईंधन हो सकता है। वे वहां जाते हैं और अस्तबल में पहुंचने पर एनी उस मजदूर के शरीर को देखकर भयभीत हो जाती है। वे उसकी बंदूक लेते हैं और खेत में पेट्रोल ढूंढने लगते हैं। एनी अपने साथी लुइस को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जल्द ही रॉब हॉर्न को खलिहान में बंद पाते हैं। वह कहता है कि बेहतर होता अगर उस मॉन्स्टर को अपने साथ न लाते और एनी लुइस के बारे में पूछती है। रॉब जल्द ही उसे अपना शरीर दिखाता है। वह बताता है कि शरीर में कुछ अजीब चीजें थीं, जबकि शेरिफ अपनी लत पर काबू नहीं पाती और जल्दी से एक बोतल शराब पी जाती है। गुफा में केल और नोडेन उस मॉन्स्टर को नष्ट करने और उन परजीवियों को खोजने का तरीका खोजते हैं। नोडेन बताती है कि मॉन्स्टर उनमें से एक के सामने आए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह केल से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। तब केल जवाब देता है कि उस मॉन्स्टर को शायद जहर एहसास हो गया हो और वह भाग गया हो। वे गुफा से बाहर निकलते हैं और अधिक जहर बनाने के लिए और सामग्री ढूंढते हैं। नोडेन को एक रेडिएशन मशीन मिलती है और वह केल से अपने पीछे चलने को कहती है और उन्हें जल्द ही यूरेनियम मिल जाता है। नोडेन बताती है कि यूरेनियम पौधों को उत्प्रेरित करता है और कहती है कि प्राचीन स्वदेशी लोग भी यूरेनियम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जोर देकर कहती है कि उन लोगों को यह पता नहीं था। फिर वह दावा करती है कि उसके पास उस पदार्थ को निकालने के लिए उपकरण है। रॉब के खेत में वह कहानी सुनाना शुरू करता है और ऐसे बात करता है जैसे वह उस मॉन्स्टर के बारे में
पहले से ही जानता हूँ और पूछता है कि वह मॉन्स्टर बार बार वापस क्यों आता है। हैंक पूछता है कि क्या उसके पास भागने के लिए कोई कार नहीं है और रॉब जवाब देता है कि उसके पास एक पुरानी कार है लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। एनी कहती है कि उनके पास एक है और वे उसे लेने बाहर जाती हैं। वह बाहर आवाजें सुनती है और अपनी बंदूक अंधेरे में तान देती है। खलिहान के अंदर सभी लोग शेरिफ के बारे में चिंता करते हैं, कहते हैं कि उसे पहले ही वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जल्द ही वह वापस आ जाती है और कहती है कि वह ऐसा करने में कामयाब रही। नोडेन और केल नोडेन के ग्रीन हाउस पहुंचते हैं और वह कहती है कि उसके पास बाहर एक जनरेटर है और उसे चालू करने के लिए कहती है। वह उसे चलाने में कामयाब हो जाते हैं और नोडेन पत्थर से यूरेनियम निकालने का काम शुरू कर देती है। खेत में एनी और रॉब कार की बैटरी बदलते हैं और एनी हर चीज के लिए खुद को दोषी मानने लगती है। हमें पता चलता है कि वे पिछले सपने एक लड़की के बारे में थे जो मर गई थी। रॉब एनी से कहता है कि वह लड़की की मौत के लिए खुद को दोषी न ठहराए और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। जब वे बात कर रहे होते हैं तो वह मॉन्स्टर उनके ऊपर होता है। कार्ला कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है जबकि रॉब और एनी उस मॉन्स्टर पर गोली चलाते हैं। एनी लड़खड़ा जाती है और उसका सिर टकरा जाता है। जल्द ही वह बेहोश हो जाती है। महिला कार स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और हैंक उन्हें भागने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि बाकी लोग खुद को बचा सकते हैं, लेकिन वह जल्द ही उसे एक मुक्का मारती है और एनी को कार में बैठने में मदद करती है। मॉन्स्टर वाहन पर हमला करना शुरू कर देता है और जल्द ही हैंक को मार देता है, जबकि एनी गोली चलाती है और रॉब अपनी जान दे देता है ताकि लड़कियां बच सकें। ग्रीन हाउस में नोडेन और केल उस मॉन्स्टर के खिलाफ जहर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एनी और कार्ला जल्द ही उनके पास पहुंच जाती हैं। मॉन्स्टर फिर से प्रकट होता है और सभी अंदर भाग जाते हैं। केल उसका सामना करने के लिए रुक जाता है। वह गोली चलाता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे कार के हुड पर फेंक देता है। केल बहादुरी से मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन जल्द ही वह मॉन्स्टर उसे मार डालता है। नोडेन और कार्लो सब कुछ बेबस होकर देखते हैं क्योंकि मॉन्स्टर उनकी ओर मुड़ता है और उन्हें अंदर भागने पर मजबूर कर देता है। एनी का केल के साथ अंतिम संपर्क होता है और वह आदमी उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए झड़ देता है। ग्रीन हाउस के अंदर एक छोटा मॉन्स्टर कार्ला पर हमला करता है, जबकि बड़ा मॉन्स्टर नोडेन के साथ व्यस्त होता है। कार्ला छोटे मॉन्स्टर को एक छोटे ओवन में फेंक देती है और उसे आग लगा देती है। एनी कार से उस मॉन्स्टर को हुड पर रखकर कुचलकर बाहर घसीटती है। वह उसे दूर ले जाने की कोशिश में उस पर गोली चलाती है। एनी कार को एक पानी की टंकी से टकरा देती है, लेकिन मॉन्स्टर उसके सामने जिंदा रहता है और वह कार को पीछे कर देती है क्योंकि पानी की टंकी से रिसाव होने लगता है। एनी गाड़ी से बाहर निकलती है और मॉन्स्टर के ठीक होने पर उसे फिर से अतीत की यादें आने लगती हैं। जब एनी को वास्तविकता का एहसास होता है तो वह मॉन्स्टर उसके पास ही होता है और वह बिना समय बर्बाद किए उस पर झर छिड़क देती है। इस प्रक्रिया में एनी पर हमला होता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। नोडेन जल्द ही कार्ला के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। अगली सुबह वे एनी के शरीर को ढक देते हैं और केवल 2 लोगों को छोड़कर वहां से जाने का फैसला करते हैं। फिल्म मृत मॉन्स्टर की लाश को दिखाते हुए समाप्त होती है, जिससे पता चलता है कि समूह का बलिदान सार्थक था।